अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम चैप्टर नंबर 4 को फिनिश कर चुके हैं और अब हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 9 किस चीज़ के रिलेटेड है। तो ये हमारे पास सर्कल के रिलेटेड है। अभी मैं कॉर्ड को भी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सर्कल को सिर्फ आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगा। बेसिकली हमारी बुक में चैप्टर नंबर 9 से 13 तक ये एक ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ सिंगल एक ही टॉपिक के रिलेटेड आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 9 से 13 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सर्कल के रिलेटेड ही होगी और इस वजह से ये हमारे पास एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो क्रिएट होता है। अब अगर हम इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब हमें पता है बोर्ड में हमारे पास एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इसमें आपके लिए थ्योरम आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपके पेपर के अंदर और ये टोटल 8 मार्क्स का होगा। एक बिग मार्क्स, इतने मार्क्स का पेपर आपके साइंस सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट नहीं देता। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स को देखो तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का हो। ए बी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और फिर कोई 4 मार्क्स का होता है, कोई 3 मार्क्स का होता है, मगर यहाँ पे एक ही पार्ट होगा और वो अकेला 8 मार्क्स का होगा। थ्योरम चैप्टर नंबर 9 और 12 में से आपको आएगा जिसमें से आपने एक थ्योरम जो है वो करना होगा। इसी तरह अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अब आपको पता है हमें 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद थोड़ी सी वेरी करती है। अगर चैप्टर नंबर 8 में से बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पिक किया जाता है तो फिर ज़ाहिर है 9 से 13 तक ये तादाद थोड़ी सी कम हो जाती है, मगर अगर नहीं लिया जाता तो फिर ज़ाहिर है वो तादाद ज़्यादा हो जाती है। मैं कहूँगा 5 या 6 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से लिए जाएंगे। एमसीक्यूज 5 लिए जाएंगे। अब हमारे पास अगर मैं मार्क्स की बात करूं 5 मार्क्स तो मैं 6 की बात करता हूं। तो अगर आप देखो 6 टू 12 और ये मेरे पास 8 मार्क्स हैं, तो अगर आप देखो तो मेरे पास टोटल जो मार्क्स हैं वहाँ पे 25 आ जाते हैं। 25 मार्क्स एक ही टॉपिक के रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। इस वजह से ये हमारा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर मैं चैप्टर नंबर 9 को इसका थोड़ा सा बेसिक चैप्टर कह दूँ, वैसे तो इसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन पढ़ लोगे, मगर बेसिक चैप्टर मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि फर्दर जब हम चैप्टर में 10, 11, 12 में जाएंगे तो बात सर्कल की ही हो रही होगी और उसी सर्कल की हो रही होगी जो हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 9 के अंदर इससे रिलेटेड चीज़ें जो हमने डिस्कस की होंगी। अभी अगर हम चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास सर्कल है तो अब सर्कल को आप कैसे कंसिडर करोगे उससे पहले मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर करना चाहता हूँ। 2 वर्ड्स हो जाएंगे। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? अब आपको पता है इस चीज को हम एक लाइन सेगमेंट बोलते हैं जिसका हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो तो हम इसको ए और बी से मेंशन कर देते हैं और अगर सिंबॉलिकली हमें लिखना हो तो हम ए बी के ऊपर ये बार लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर लाइन खाली लाइन होती, ठीक है, तो आपको याद है फिर उसको सिंबॉलिकली हम यूं डिनोट करते हैं और फिर लाइन के दोनों तरफ में एरो लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये मूव हो रही है, दोनों साइडों पे लेंथ इसकी इंक्रीज हो सकती है। रे स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग का नहीं पता होता, तो अगर ये ए है और ये बी है तो मैं लिख दूंगा ए बी के ऊपर यूं एक एरो लगा दूंगा। अब 9th क्लास में हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होता था, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रा थ्रू अ 2 पॉइंट। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो इनमें से इसमें हम कितनी लाइनें गुजार सकते हैं। तो मैं जितनी दफ़ा भी मर्जी लाइन लगा दूं वो रहेगी एक लाइन। तो यानी हमें एक लाइन सेगमेंट लगाने के लिए या एक लाइन लगाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स का पता होना हमें ज़रूरी है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं सर्कल के साथ मूव करूं तो सर्कल को अगर मैं देखूं तो सर्कल एक गोल शेप है, ठीक है।
वो तकरीबन अगर मैं देखूं तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास एक गोल शेप, ये एक सर्कल है। अब अगर लाइन सेगमेंट की स्टार्ट 2 पॉइंट से हुआ था तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट सर्कल के साथ भी तो जुड़ा होगा ना। तो सर्कल को फिर हम आप कैसे कंसीडर करोगे? तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक छोटी सी चीज इमेजिन करो। आप अपने जहन में सोचो कि आपने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और उसके दूसरे सिरे के ऊपर आपने एक बॉल बांध दिया या थोड़ी सी कोई भारी चीज बांध दी है, कोई छोटी ईंट बांध दी है और उसको आप हवा में घुमाना शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हाथ होगा, ठीक है, मैं ये पॉइंट बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, और ये जो रस्सी होगी और यहाँ पे ये जो बॉल होगा, जब ये घूमेगा तो जो शक्ल वो क्रिएट करेगा वो एक सर्कल की शेप होगी। अब इसी तरह अब एक और चीज, जब ये मूव सारा करेगा तो यहाँ पे इस जो ये जो रस्सी है इसकी लेंथ कम या ज्यादा नहीं होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे ये 2 मीटर है, तो जब ये बॉल इधर आएगा तब भी इसकी लेंथ 2 मीटर ही रहेगी। जब ये बॉल यहाँ पे आएगा तब भी इसकी लेंथ 2 मीटर ही रहेगी। सो जब आप उस रस्सी की मदद से बॉल को घुमा रहे होते हो, ठीक है, तो वो जो शेप हमारे पास क्रिएट होती है वो एक सर्कल की शेप होती है, एक गोल दायरे की शेप होती है। अब यही हमारे सर्कल की बेसिक जो चीज है। सो अगर मैं कहूँ कि ये जो गेंद के घूमने से जो शेप हमें मिलेगी, ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी रफ सी बना दी है, तो ये जो शेप है ये हमारे पास एक सर्कल की शेप हो जाएगी। ठीक है, अब अगर लाइन सेगमेंट लाइन वगैरह की कुछ प्रॉपर्टीज थी तो इस तरह सर्कल की भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, ठीक है, जो हम फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अभी हम स्टार्टिंग इसकी बेसिक डेफिनेशन से लेते हैं। तो सर्कल की जो डेफिनेशन है जनाब, वो मेरे पास अगर आप देखो तो मैं सबसे पहले एक सर्कल जरा ड्रा कर लूँ ताकि फिर मैं साथ आपको डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अ सर्कल इज अ लोकस। लोकस हम बेसिकली बोलते हैं रास्ते को, ठीक है, रास्ता। ठीक है, सर्कल एक रास्ता है ऑफ मूविंग पॉइंट का। मूविंग पॉइंट देखो, जैसे मैंने अभी ऊपर बॉल की एग्जांपल दी है, विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड इट्स सेंटर, जिसका हमेशा एक फिक्स पॉइंट से फासला बराबर रहेगा और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर बोलेंगे। तो देखो, जो सर्कल है बेसिकली वो एक रास्ता है किसी भी मूविंग पॉइंट का। आप देखो, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर एग्जांपल दी कि आप रस्सी के साथ बॉल बांध दो और उसको घुमाओ, तो जो बॉल का रास्ता होगा वो एक सर्कल क्रिएट करेगा। और जहाँ पे जिस हाथ में आपने उस रस्सी को पकड़ा होगा, क्योंकि वो हाथ सेंटर के अंदर रहेगा, दरमियान भी रहेगा, तो बॉल उसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, तो फिर उसको फिर जो सा है हम सेंटर बोलेंगे। नॉर्मली सेंटर को हम ओ से मेंशन किया करेंगे और ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। सो इट इज ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो मेरे पास जो डेफिनेशन है वो आ गई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ठीक है, मैं अभी ऊपर डेफिनेशन को पढ़ने की बजाय मैं इस वर्ड को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर आप पैरामीटर वर्ड आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि पैरामीटर एक ऐसी अमाउंट है जो किसी भी शेप की बाउंड्री के साथ उसके फासले को हमें ऐड करने से मिल जाती है। ठीक है, तो देखो, अगर ये मेरे पास एक मेरा रेक्टेंगल है, तो जब इसकी बाउंड्री के साथ मैं फासला माप लूंगा सारे का सारा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2 2, ये 4 और 4 है, ठीक है, तो अब इसका टोटल जो फासला है वो मेरे पास कितना आ गया? 12। और अगर इसका यूनिट सेंटीमीटर था तो मैं सेंटीमीटर लगा देता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप, ठीक है, इज नोन एज पैरामीटर। अब इसी तरह सर्कल का भी पैरामीटर की डेफिनेशन वही है, यानी इसकी बाउंड्री के साथ जो फासला है, ठीक है, उसको हम पैरामीटर बोलेंगे। मगर
सर्कल के पैरामीटर के लिए एक स्पेशल नेम हमने रख लिया है, वो हम उसके लिए सर्कमफ्रेंस का वर्ड यूज करेंगे। अब मैं इनकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। द डिस्टेंस अलोंग द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। द बाउंड्री, अब ये दूसरी डेफिनेशन है, ट्रेस बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक ऐसा फासला जो किसी भी सर्कल की बाउंड्री के साथ, यानी ये बाउंड्री है, ठीक है, ये वाली बाउंड्री है जहाँ पे जिस जगह पे हमारा बॉल होगा, ठीक है, तो ये हमारी सारी बाउंड्री है। तो इसके अलाउंग जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे वो हमारे पास सर्कमफ्रेंस होगा। अब सर्कमफ्रेंस हम कैसे मालूम करते हैं, चूंकि पैरामीटर तो फार्मूले मैंने आपको बताए भी हुए थे, तो सर्कमफ्रेंस अब हम कैसे मालूम करते हैं इसका मैं फर्दर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास डिफाइन कॉर्ड ऑफ सर्कल आ गई। तो ये मैंने थोड़ा दो सर्कल्स ड्रा कर लेते हैं, ठीक है जनाब, ये मेरे पास दो सर्कल आ गए। अच्छा, और ये इसका सेंटर हो गया और ये मैंने इसका सेंटर कंसिडर कर दिया, ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो वो प्लीज। सो definition, a line segment joining any two points on circumference is known as chord। अब देखो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अब इनको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की मदद से मैं मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास है जनाब लाइन आ जाएगी, ये मेरे पास एक कॉर्ड आ जाएगी, यानी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स को मिलाने से पर मिलेगी, वो हमारे पास कॉर्ड होगी। इसी तरह अभी देखो ये भी एक कॉर्ड हो सकती है, इसी तरह मैं ये लगा रहा हूँ, ये भी एक कॉर्ड हो सकती है, ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है। इसी तरह मैं यहाँ पे और यहाँ पे और फिर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा इसको मेरी रफ हेडिंग को अगर इग्नोर करो तो ये दो कॉर्ड्स आपस में पैरेलल लग रही हैं, ये दो कॉर्ड आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। तो ये दो कॉर्ड आपस में पैरेलल नहीं है, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पे जाके ये आगे जाके कट हो जाएगी, तो फिर हम इनको पैरेलल कॉर्ड नहीं कहेंगे। सो ये हमारे पास कॉर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन मेरे पास डायामीटर की है, ठीक है। तो डायामीटर की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो मेरे पास क्या है जनाब, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड पासिंग थ्रू द इट्स सेंटर। हाँ जी, दो पॉइंट है जो सर्कमफ्रेंस के मिला रहे हैं, मगर शर्त क्या है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो सेंटर से पास हो। अब अगर आप देखो मेरे पास जितनी भी ऊपर कॉर्ड्स हैं उनमें से कोई भी कॉर्ड सेंटर में से पास नहीं हुई, मगर डायमीटर के लिए शर्त है कि वो सेंटर में से पास होगी। अब अगर मैं दो पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को जब मैं यूं मिला दूंगा तो ये मेरे पास एक डायमीटर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ऊपर आपको बताना भूल गया, वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे अगर इसको ए है उसको मैं बी पॉइंट का नाम दे दूं, तो ये मेरे पास कॉर्ड ए बी आ जाएगी, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास अगर ए ओ बी है तो ए ओ बी एक डायमीटर आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह डायमीटर आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा डायमीटर्स लग सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बात जो आपके साथ डायमीटर की प्रॉपर्टी आपके साथ जो मुझे डिस्कस करनी है वो ये है, जब भी आप दो डायमीटर को देखो तो वो दोनों डायमीटर आपस में बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मगर ये हमेशा किसी कॉर्ड के साथ ये नहीं होता। मतलब अभी ऊपर देखो,
ये कट तो कर रही है मगर बाइसेक्ट नहीं कर रही, जबकि डायमीटर आप कभी भी दो लगाते हो तो वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, और आप कोई भी लगा लो हमेशा वो सेंटर में से गुजरेंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, या दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास मेरा डायमीटर आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी रेडियस की है, और सॉरी ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई ये रॉन्ग है, ये गलत है, वो मैंने ऊपर शायद वो डायमीटर की ही कॉपी कर दी है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट on circumference to center of circle is known as radius। सो एक लाइन सेगमेंट जो किसी भी पॉइंट को जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है उसको सेंटर से मिलाती है, तो ऐसी जो लाइन सेगमेंट है उसको मैं अपना बोलूँगा कि वो मेरे पास रेडियस है। देखो अगर मैं इसकी शेप को, ये अगर मेरे पास सेंटर होता तो अगर ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो अगर ए है ये ओ है तो जो ओ ए है वो मेरे पास रेडियस हो जाता। अब ये मैं पॉइंट किसी भी तरफ ले सकता हूँ, ये बी आ जाता, ये अगर मैं ये सी लेता हूँ तो ये सी आ जाता। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसको मैं टी का नाम रख देता हूँ, जब मैं इसको इससे मिला दूंगा तो ये भी मेरे पास एक रेडियस आ जाएगा। जब भी हम सर्कमफ्रेंस से किसी एक पॉइंट को सेंटर के साथ मिलाएंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट क्रिएट होगी वो हमारे पास रेडियस कहलाएगी। सो हम इसको रेडियस बोलेंगे। तो रेडियस को हम ओ ए से रूट के ऊपर लाइन सेगमेंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस की लेंथ आ जाएगी। इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस हम ड्रा कर लें उन सब की लेंथ सेम होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऊपर भी समझा चुका हूँ, ताकि अब देखो ना, जब आप बॉल को रस्सी के थ्रू घुमा रहे हो तो आपकी रस्सी तो कम ज़्यादा नहीं होगी अगर वो बॉल आपके सामने या पीछे है या दाएं है या बाएं है। तो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल ओ ए रेडियस जो सा है, अगर मैं कहता हूँ कि जनाब ये जो ओ ए रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो फिर ओ बी रेडियस कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो जब सॉल्यूशन वाले शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये चीज़, ये प्रॉपर्टी जो सी एस की, वो आप ज़रूर अपने जहन में रखना, जो कि आपको काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी भी देगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया आर्क ऑफ सर्कल। सबसे पहले मैं ज़रा इसका लिए शेप ड्रा कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी इसकी डेफिनेशन देख से पढ़ता हूँ। ठीक है, और आपको उसको समझाता हूँ। ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर। अब देखो अगर ये सर्कल का ये सेंटर है और इस सर्कल का ये सेंटर है, अब देखो ये अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर इस ए को मैं बी से यूं मिला दूंगा तो ये एक कॉर्ड होगी, मगर इसने बोला हुआ है कि आपने सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही इसका डिस्टेंस कवर करना है। तो ये देखो हमें यहां से यहां तक डिस्टेंस लेना है, ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास आर्क कहलाएगी। इसी तरह देखो अगर मैं यहाँ पे सी और यहाँ पे मैं डी ले लेता हूँ तो ये एक छोटी सी आर्क है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे इसको मैं के का नाम दे देता हूँ और इसको मैं एल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी है ये मेरे पास है आर्क है। ठीक है, तो यानी जब आप सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही उसका डिस्टेंस मेजर करोगे, ठीक है, तो वो हमारे पास आर्क होगी। अब आपको थोड़ा सा फिजिक्स की दो टर्म्स में याद करवा दूं, उम्मीद है आपको याद होंगे। आपने फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप देख लो कि अब यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। तो वो जो शॉर्टेस्ट फासला होता है दो पॉइंट्स के दरमियान वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और दूसरा हमारे पास फिर जो कवर डिस्टेंस होता है, जो हम देखो ये अगर मेरे पास ये ए है पॉइंट,
और ये मेरे पास बी पॉइंट है और मैंने बी पॉइंट पे जाना है, तो मैं घूम घूम के जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक फासला अपना तय कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि अगर मैं सीधा यहाँ से चला जाऊँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लूँ, तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो कॉर्ड एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जबकि जो सर्कमफ्रेंस के थ्रू जब हम जाएंगे तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, जो कॉर्ड से ज़्यादा बड़ा होगा। सो दोबारा अब एक दफ़ा फिर हम अपनी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो मेरी डेफिनेशन दोबारा क्या बता रही है मुझे कि हमारे पास distance between two points on circumference is known as arc of a circle। तो ये मेरे पास है। हाँ, आर्क ऑफ सर्कल को हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो जैसे सी डी है, अब इसके ऊपर आप ये कर्व लाइन लगा देनी है। ठीक है, अगर कॉर्ड होती तो फिर मैं सीधी लाइन लगाता, अब आर्क है तो मैं फिर ये लगा दूंगा। अब देखो ना, जैसे ये देखो, ये अगर मैं इस शेप में देखूं तो मैं आपसे कहूँ कि ए बी क्या है। ठीक है, तो ए बी के साथ अगर मैं इसका सिंबल लिखूंगा तो आप मुझे बताने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं यूं लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ये कॉर्ड हो जाएगी, मगर अगर मैं ए बी के ऊपर यूं लगा दूंगा तो फिर इसका मतलब है कि ये आर्क हो जाएगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास दो डेफिनेशन आ जाती हैं। एक मेरे पास जनाब डेफिनेशन है माइनर आर्क की, और दूसरी डेफिनेशन है मेरे पास मेजर आर्क की। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे लाइनें लगा दूं, यानी ये जो मैंने डॉटेड डायमीटर लगाया है, बेसिकली समझा मैं ये रहा हूँ कि मैंने सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ज़ाहिर ये जो सर्कमफेरेंस है ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एंड आर्क स्मॉलर देन हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, एक ऐसी आर्क जो सर्कमफेरेंस से छोटी होगी, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस से। तो देखो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ए और बी मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये जो आर्क है ये देखो सर्कमफेरेंस से छोटी है। ठीक है, सर्कमफेरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इस हिस्से के ऊपर ये यूं। ठीक है, तो ये आर्क सर्कमफेरेंस से छोटी हो गई। ठीक है, तो फिर इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे, जबकि जो मेजर आर्क है वो क्या होगा, वो सर्कमफेरेंस से भी बड़ी होगी। अब सर्कमफेरेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो अब ये आर्क में अगर इसको मैं दे दूँ एल और एम का नाम दे दूँ, तो ये यहाँ से आर्क स्टार्ट होगी, घूमती 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 फिर यहाँ पे एम पे आके जो सी है वो खत्म होगी। तो अब मेरे पास दो आर्क है, एक हाफ ऑफ सेमी सर्कल से छोटी है तो वो माइनर आर्क, और एक हाफ ऑफ सेमी सर्कल से बड़ी है तो वो मेजर आर्क। तो यही चीज़ देखो मैंने डेफिनेशन के अंदर भी लिखा हुआ है, तो आप इसी तरह फिर इनकी शेप्स को भी मेंशन करना। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम देखें तो यहाँ पे भी दो डेफिनेशन ऐसी हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इंटीरियर ऑफ सर्कल, और दूसरी डेफिनेशन है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अब देखो सर्कल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे एक रेडियस है, एक डायमीटर है, ठीक है, एक कॉर्ड है, ठीक है, तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास इंटीरियर ऑफ सर्कल के अंदर आती है। द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इंटीरियर ऑफ सर्कल। तो यानी वो एरिया जो सर्कमफेरेंस की वजह बंद एरिया होता है, जो सर्कमफेरेंस के अंदर अंदर होता है, ठीक है, उसको फिर हम इंटीरियर ऑफ सर्कल बोलेंगे। इसी तरह एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एक ऐसा सर्कल के जो बाहर चीज़ें हैं, देखो जैसे ये सराउंडिंग एरिया है इसका, ठीक है, जहाँ पे मिला है, तो ये सारे का सारा हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ सर्कल आएगा। नेक्स्ट जाके हम अभी एक टर्म पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट हमारे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल के अंदर आता है। इसी तरह फिर अभी आप नेक्स्ट जब मैं 13 चैप्टर की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ तो उसमें भी हम एक दो डेफिनेशन ऐसे पढ़ेंगे जिसमें जो चीज़ें आएंगी वो एक्सटीरियर के तौर पे आएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? एक सेक्टर of circle is a plane figure bounded by two radii and arc interrupted between them। तो उसको फिर हम सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास या देखो एक सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क
ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल सेगमेंट। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, ऊपर रेडियस को हम रेडियल सेगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियल सेगमेंट इसलिए बोलते हैं जैसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, तो ये रेडियस का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो रेडियल सेगमेंट के लिए इसको इसलिए बोला जाता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का हमें पता होता है। तो अब देखो जो इसकी सेक्टर की जो डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा, एक आर्क है, जैसे मैं ये ए बी के नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इस आर्क के दो कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस होंगे जो इन्हीं पॉइंट से मिलकर बनेंगे। तो ये जो फिर हमारे पास रीजन होगा, ठीक है, ये जो हमारे पास इलाका होगा ये हमारे पास सेक्टर होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप देखो ऊपर में डेफिनेशन भी इसी तरह है। वो क्या कह रही है, इस सेक्टर इज अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। यानी सेक्टर एक ऐसा फिगर है जो दो रेडियस और उनके दरमियान में जो आर्क है उनके मिलने से जो सा इलाका बनेगा उसको हम सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्टर आएगा। अब इसी तरह जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा है ना, कि हमारे पास क्या इसका नाम लेते हैं, माइनर और मेजर आर्क है, इसी तरह माइनर और मेजर सेक्टर भी होता है। ठीक है, अब देखो मैं ये जनाब लगा दूं। अब देखो ये जो मैंने सेक्टर बनाया है, देखो ये हाफ ऑफ सर्कल से छोटा है ना। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनर सेक्टर हो जाएगा। मगर जब मैं यहाँ पे क्रॉसेस लगा रहा हूँ, अब देखो ये जो क्रॉसेस है वो एक तो हाफ ऑफ सेमी सर्कल ऊपर बड़ा वाला रह गया ना, और उसने ये वाले छोटे छोटे हिस्से भी सारे खा लिए। तो ये जो क्रॉसेस वाला एरिया होगा ये मेजर सेक्टर कहलाएगा, जबकि ये जो लाइनिंग वाला एरिया है ये हमारे पास माइनर सेक्टर कहलाएगा। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये तो अब हम नाइन्थ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। सो कोलिनियर पॉइंट एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक सिंगल लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई कर रहे होते हैं या सिंगल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। देखो जैसे ए बी लाइन है, तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेता हूँ, एक्स वाई और जी। तो जो एक्स वाई और जी हैं ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। जबकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जो उस लाइन या लाइन सेगमेंट के ऊपर मौजूद नहीं होता। देखो जैसे y और z, तो देखो ये जो पॉइंट x है, ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो फिर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। हाँ, अगर मैं सिर्फ y और z की बात करूँ तो y और z कोलिनियर होंगे क्योंकि वो एक लाइन के ऊपर मौजूद है। मगर अगर मैं साथ x को भी शामिल कर दूं, यानी मैं पूछूं कि क्या x y और z कोलिनियर है, ये नो, ये नॉन कोलिनियर है। हाँ, क्या वाई जेड कोलिनियर है, यस। इसी तरह क्या एक्स और जेड कोलिनियर है, नो। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जोन ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, ये आई हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो जोन ऑफ सर्कल क्या होता है, बिल्कुल जैसे सेक्टर की मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन बताई है उसी तरह हमारी जोन की भी डेफिनेशन बनेगी। तो अगर ये मेरे पास सेंटर है, तो द रीजन वो इलाका बिटवीन टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज जोन। अब देखो दो कॉर्ड्स के दरमियान वाला जो इलाका है वो हमारे पास जोन कहलाएगा। अब देखो मैंने ये दो लगा ली, तो ये जो इलाका जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये इलाका मेरे पास जोन है। इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा एक और भी एग्जांपल ले दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ये सेंटर है, ये चीज़ आ गई और ये चीज़ आ गई। ठीक है, देखो मैंने दो कॉर्ड लगा दी। अब ये जो सा हमारे पास सारे का सारा एरिया हो जाएगा, ये हमारे पास एक जोन हो जाएगा, यानी एक ऐसा रीजन जो दो कॉर्ड्स के दरमियान में आएगा। ठीक है, उसको फिर हम जोन बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास सेगमेंट की आ गई।
ठीक है। तो सेगमेंट अब क्या होता है, अ सेगमेंट इज अ पोर्शन, ठीक है, ऑफ अ सर्कल बॉन्डेड बाय एन आर्क एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉरस्पॉन्डिंग हम बोलते हैं सामने वाले को, ठीक है। देखो ये अगर सर्कल है मेरे पास, ठीक है, जिसका ये सेंटर है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड लगा देता हूँ, तो कॉर्ड के सामने ये वाली आर्क होगी, ये जिसको मैं डॉटेड लाइन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो कॉर्ड और आर्क के दरमियान वाला इलाका होगा, ये हमारे पास सेगमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह अब देखो, जैसे ये मेरे पास एक कॉर्ड आ गई, तो ये मेरे पास जो सा एरिया है वो सेगमेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास एक सर्कल मैं यूं ड्रा कर लूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास सेंटर आ गया, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये जो एरिया है वो मेरे पास मेरा सेगमेंट हो जाएगा। अब इसी तरह जैसे माइनर और मेजर सेक्टर होता है, इसी तरह इसमें माइनर और मेजर सेगमेंट भी होता है। तो ये मेरे पास जो इलाका है जो हाफ ऑफ सर्कल से ज़्यादा होगा, ठीक है, वो मेरे पास मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। और ये मेरे पास जो हाफ ऑफ सर्कल से छोटा होगा, ठीक है, वो मेरे पास माइनर सेगमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट नीडेड टू ड्रा अ सर्कल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो एक लाइन सेगमेंट को ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास एक पॉइंट होगा तो फिर मैं इसको जाकर खत्म किधर करूं, ठीक है। तो इसलिए खत्म होने वाला पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमने किस तरफ जाना है। तो अब सर्कल को ड्रा करने के लिए कम से कम आपके पास 3 पॉइंट्स का होना जरूरी है। और दूसरी शर्त ये है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट नॉन क्लीनियर होंगे। अगर ये क्लीनियर हुए तो तब भी सर्कल ड्रा नहीं हो सकता। तो फिर इन इन सर्कल इनको तीनों को मिला के हम यूं एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एक सिंपल सा कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16, हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रा थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। हाँ, ये बिल्कुल उसका उलट ही आ गया है। तो वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लगे हों तो उनमें से एक ही सर्कल पास हो सकता है। अगर हम वापस वापस मिलाते रहेंगे तो हम उसी सर्कल को बार बार ड्रा कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है तो उनके दरमियान देखो, जितनी दफ़ा मैं इनको मिलाऊंगा एक लाइन तो ड्रा होगी, मगर इस लाइन की प्रॉपर्टी वही होगी जो मैंने पहले ड्रा की हुई है, उसकी लेंथ भी उतनी होगी, तो फिर एक ही सर्कल जो सा है वो ड्रा हो सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ गया, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्ड एंड लाइन ड्रा फ्रॉम सेंटर। गुड। अब देखो, अगर मैं पहले एक सर्कल ड्रा कर लूं, मैं शेप पहले बनाता हूं ताकि इसलिए आपको उसको समझने में आसानी हो। ये मेरे पास मेरा सेंटर आ गया, अच्छा। और ये जनाब मैंने ले ली कोड। वैसे आप किसी भी तरफ ले सकते हो, मगर मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ। ये कोड आ गई। अब लाइन ड्रा फ्रॉम सेंटर, ये मैं लाइन बिल्कुल सीधी नीचे लेके आ रहा हूँ, ये। अब इस लाइन का और नीचे कॉर्ड का क्या रिलेशनशिप है, तो एक तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये दोनों लाइनें आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो फिर परपेंडिकुलर होंगी। और दूसरी चीज ये है कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये नीचे कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो सो इनका जो रिलेशनशिप होगा, the line draw from center is perpendicular bisector of the chord। जो लाइन सेगमेंट हम जो लाइन हम ड्रा करेंगे सेंटर से, वो हमारे कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगी। इसी तरह अगर हम फर्दर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर लिखा हुआ है जनाब, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड एंड डायामीटर। पैरेलल कॉर्ड और डायामीटर का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा पहले एक सर्कल ड्रा कर लें, ठीक है जनाब। ये मेरे पास आ रहेगा सेंटर,
और एक कॉर्ड मैं ये वाली ले लेता हूँ। अच्छा मैं ज़रा सीधी लाइनें लगाऊंगा, कोशिश करूँ। ओके, अब हमने ड्रा करना है एक डायमीटर। अब ज़ाहिर है डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर में से पास होती है। अब देखो, अब इसकी प्रॉपर्टी और ऊपर जो मैंने शेप ड्रा की है इसकी प्रॉपर्टी तकरीबन सेम सेम होने वाली है, क्योंकि ये लाइन जो सी है वो सेंटर में से पास हो रही है, और कोई भी लाइन जो सेंटर से आएगी कॉर्ड की तरफ वो परपेंडिकुलर भी होगी और उसको बाइसेक्ट भी करेगी। तो अभी देखो नीचे अब लिखा हुआ है द व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर ऑफ सॉरी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड। तो ये दोनों कॉर्ड जो सी हैं ए बी और सी डी जो सी हैं सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, जबकि ये जो एल एम डायमीटर है ये हमारे पास इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इनके मिड पॉइंट में से गुजर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट में से गुजरना, मिड पॉइंट से गुजरेंगे तभी बाइसेक्ट करेगी। तो वो डायमीटर जोन है वो उन दोनों पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट में से पास होगा। हाँ, अगर कॉर्ड पैरेलल नहीं है तो तब ये प्रॉपर्टी फिर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दो डायमीटर का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर हम सर्कल के अंदर कहीं पे भी दो डायमीटर लगा दूं, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। देखो एक मैंने डायमीटर यूं लगा दिया और एक मैंने यूं लगा दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में कट कर रहे हैं। अब इसी तरह देखो मैं यहाँ पे भी एक डायमीटर लगा देता हूँ, ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब ये जो इतना ये जो फासला है और ये जो फासला है ये बराबर हो जाएगा, ये फासला और ये फासला बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह एक छोटी सी चीज और आप यहाँ पे गौर करो, एक डायामीटर जो है वो बेसिकली दो रेडियस से मिलकर बन रहा है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले को हम रेडियस बोलते हैं ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो डायामीटर अभी मैं लगा रहा हूँ ये 8 सेंटीमीटर का है, तो ये फिर फासला कितना होगा, तो ये फासला फिर आधा हो जाएगा, तो ये फिर 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये सर्कल है और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर क्या होगा, तो डायमीटर फिर इसके डबल हो जाएगा, यानी उसका उलट हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस मिलके डायमीटर बनेगा, ये दो और दो मिलके मेरे पास 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, अगर आपको डायमीटर की लेंथ दी गई है तो उससे आप रेडियस की लेंथ निकाल सकते हो उसको हाफ करके, और अगर आपके पास रेडियस की लेंथ दी गई है वहां से आप डायमीटर की लेंथ निकाल सकते हो उसको डबल करके। नेक्स्ट मूव करें। अब हमारे पास सोल्यूशन क्वेश्चन आ गए। पहले पढ़ लेते हैं। इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 3 सेंटीमीटर, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 3 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। गुड। तो सबसे पहले अब हम इसकी शेप ड्रा करते हैं, क्योंकि शेप ड्रा करेंगे तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं जनाब ये मैंने एक कॉर्ड ले रहा हूँ, ठीक है, और ये जनाब इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका सेंटर हो गया। अब इस कोड की जो लेंथ है वो मेरे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर।
और इस सेंटर से बिल्कुल मैं सीधी एक लाइन नीचे ड्रा कर दूंगा। ये ए बी कॉर्ड हो जाएगी और इसको मैं ओ का नाम दे दूंगा। ठीक हो गया ना। अब हमें डायामीटर निकालना है, तो डायामीटर मैं थोड़ी देर पहले भी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर में से पास हो और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूं, तो अगर सेंटर से एज तक का फासला, सर्कमफ्रेंस तक का फासला मापा जाए तो रेडियस है। तो अगर मेरे पास रेडियस होगा तो मेरे पास डायमीटर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखो तो हमें यहाँ पे रेडियस को मेंशन करना है। तो अगर मैं इस ओ को ए से मिला दूं, तो ये जो रेडियस की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो फासला है वो हमारा रेडियस है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक आसानी हो जाएगी, हमारे पास रेडियस आ जाएगा, मगर अभी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और करनी है। एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं, जो सेंटर से कोड का फासला है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यानी ये जो फासला है ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले मुझे, अगर इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों आपस में मिल रहे हैं उसको मैं m कह दूं, तो मुझे ये वाला फासला चाहिए। तो अब ये फासला आपको मैं ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये चूंकि बाइसेक्ट करता है तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ें की हैं, ठीक है, वो मैं लिखने लगा हूँ। मेरे पास CHORD कॉर्ड AB जो सी है वो आ गई 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और मेरे पास OM डिस्टेंस जोन सा है वो आ गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, AM डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, AB डिस्टेंस को मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे क्या डिस्टेंस मालूम करना है OA का। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखो तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल बनी है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऊपर हम शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखूं, ये फासला 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, और इसको मैंने मालूम करना है, तो मैं इसको x का नाम दे देता हूँ। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब मैं उसी को अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा, वी नो दैट x स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर प्लस b स्केयर। अब यहाँ पे मेरे पास h की वैल्यू जो सी है वो मैंने मालूम करनी है। P परपेंडिकुलर 3 है और बेस मेरे पास 4 है। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा h स्केयर की जगह पे x और इसके ऊपर ये स्केयर आ जाएगा, P की जगह पे 3 आ जाएगा और इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, और B की जगह पे 4। तो 9 प्लस 16 25 x स्केयर, आप अंडर रूट ले लेंगे ताकि x सिंगल x की वैल्यू आए। ठीक है, तो वो मेरे पास आ जाएगा 5। ठीक हो गया। अभी हम इसको नेक्स्ट, मेरे पास अब चीज़ें जो थी मैं थोड़ा सा ऊपर रखा। ओके, अब ये जो x है ये हाइपोटेनियस था। ठीक है, और इस हाइपोटेनस को अगर मैं इस लिहाज से देखूं तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओ ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओ ए जो कि रेडियस है, सॉरी, जो कि रेडियस है वो इक्वल आ गया 5 से। अब इसी तरह यहां से मैं फिर इसको यूं मिला देता हूं और मैं इसका सी का नाम दे देता हूं। ठीक है, तो फिर ए सी क्या हो जाएगा, ए सी एक डायामीटर हो जाएगा। और डायमीटर को हम फिर कैसे मालूम करते हैं, अगर हमारे पास रेडियस हो उसको डबल कर देते हैं। तो फिर मेरे पास 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई ओ ए, तो वो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10
सेंटीमीटर, तो यानी मेरे पास जो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अभी देखो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो 9th क्लास वाले की हैं, बट न्यू इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हमने कैसे उसके अंदर एंटर करना है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपको परपेंडिकुलर का पता होगा, बाइसेक्टर का पता होगा, ठीक है, तो वही चीज़ें जो उनसे आपको हेल्प आउट करेंगी आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया 21। तो मेरे पास है जी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच stand at a distance of 5 centimeter from the center whose radius is 9 centimeter। गुड। तो अभी अगेन पहले हम शेप ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। तो ये जनाब अब हमारा आ गया सर्कल, ठीक है, और मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसका जनाब यहाँ कहीं पे एक सेंटर आ गया, ठीक है, एक हमने कॉर्ड लगा दी है मैंने, ठीक हो गया ये। अब हमारे पास तो थोड़ा सा सेंटर को ना साइड वाइज मूव कर देते हैं, मुझे लग रहा है जैसे ये ऐसे, ठीक हो गया। अब एक चीज उसने हमें बताई है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है सेंटर से कॉर्ड का, तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। दूसरी चीज जो इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने बताई है रेडियस 9 सेंटीमीटर है। तो रेडियस वो फासला होता है जो सेंटर से एज की तरफ जाता है। वैसे तो मैं इसको किसी भी साइड पे लगा सकता हूँ, मगर मैं इस साइड पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको जब आप शेप देखो तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप मिले, तो फिर आप जो कंफ्यूज ना हो कि हम इसको कैसे हल करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ ए बी, और यहाँ पे जहाँ पे आके मिला है इसको मैं एन का नाम दे देता हूँ। अब मुझे ए बी कॉर्ड की लेंथ चाहिए। ए बी कॉर्ड की लेंथ मुझे तब मिलेगी जब मुझे इस ए एम की वैल्यू मिलेगी। तो अब सबसे पहले हम ए एम की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिली है मैं उसको लिखने लगा हूँ। मेरे पास जनाब रेडियस है जिसको मैंने ओ ए का नाम दिया है, और ये मेरे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। उसके बाद मेरे पास ओ एम है, ये मेरे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मुझे ए बी की लेंथ मालूम करनी है, मगर उससे पहले मैं ए एम की लेंथ मालूम करूंगा, और जब इसको मैं डबल करूंगा तो चूंकि वे बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो वो फिर मेरे पास ऑटोमेटिकली ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो ये भी मुझे ए एम फिलहाल मालूम करना है। तो ए एम को फिर मैं लेट कर लेता हूँ यहीं पे एक्स के इक्वल, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ। तो देखो अगेन हमारे पास हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई, ठीक है, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या कर देता हूँ, ये जनाब आ गई, ठीक है। इधर ये 9 है, ये 5 है और ये x है। तो अगेन फिर हम अगेन से फार्मूला लगा लेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास h की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू जो सी है वो x मैंने मालूम करनी है, p की वैल्यू 5 है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 का स्केयर 5 का स्केयर प्लस x का स्केयर 81 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्केयर 81 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्केयर 64 एक्स स्केयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, जब मैं स्केयर रूट ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 8। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब x मैंने देखो किसकी इक्वल रखा हुआ था, ए एम के, तो ए एम की वैल्यू मेरे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग बताओ कि बी एम की वैल्यू फिर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें एक और इंफॉर्मेशन मिली कि चूंकि इस लाइन ने नीचे कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, इसलिए जो फासला इधर होगा वही फासला इधर होगा। तो जो बी एम की वैल्यू है वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ए एम और बी एम को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ए बी की लेंथ फिर कितने कैसे निकलेगी, ए एम प्लस बी एम,
तो मेरे पास 8 + 8 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो यही फिर जो वैल्यू है जो मैंने एंड रिजल्ट निकालना था। तो उम्मीद है आप इसको, अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आई तो आप इसको यही वाली पीछे से रिपीट करके दोबारा देखना। ठीक है, उम्मीद है आपके सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फिर आप मुझे वॉइस मैसेज के जरिए पूछ सकते हो, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड। इन दो पैरेलल कॉर्ड के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है, शेप उसने हमें दी गई है। तो शेप के अंदर देखो, अगर मुझे इस डिस्टेंस का पता चल जाए, ठीक है, तो इस डिस्टेंस के फिर मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो फिर अगर मुझे इस डिस्टेंस का पता चल जाए तो जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो फिर ये मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट यहाँ पे कट हो रहे हैं इसको मैं नाम दे दूंगा जनाब एम का। अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब मुझे दो कॉर्ड्स का पता है लेंथ का, एक ए बी कॉर्ड है। अच्छा, इसको मैं एन का नाम दे दूंगा ये पॉइंट को। ठीक है, तो ए बी कॉर्ड है जनाब मेरे पास 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अब ए बी कॉर्ड अगर 6 सेंटीमीटर ही है तो फिर ए से एन का फासला कितना हो जाएगा? तो ए से एन का फासला आधा हो जाएगा क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रही है, तो वो आ जाएगा मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। इसी तरह दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है सी डी। कॉर्ड सी डी जो सी है वो 8 सेंटीमीटर की है। तो जो सी एम है उसका फासला भी कितना होगा? वो मेरे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। एस जो सेंटर से लाइन आएगी कॉर्ड की तरफ उसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो फिर उसको 8 दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब जाहिर है जो डी एम है वो भी 4 सेंटीमीटर होगा और इधर जो बी एन है वो भी 3 सेंटीमीटर होगा, मगर मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इन्होंने काम नहीं देना। तो सबसे पहले जो मैं ट्राइंगल टेक कर रहा हूँ, टेक टेक राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम सी, यानी ये वाली मैंने ट्राइंगल ली है ओ एम सी वाली। तो ये देखो मैं ड्रा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी वैल्यूज भी लिखता हूँ। तो ओ एम सी के अंदर मुझे ओ एम मालूम करना है, तो इधर मैंने एक्स लिख दिया। नीचे ए वाला हिस्सा 4 आ जाएगा, साइड वाला हिस्सा 5 आ जाएगा। तो अब देखो मेरे पास एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस पी स्केयर आ जाएगा। तो एच की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5, पी की वैल्यू एक्स है और पी की वैल्यू जो है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे, 5 का स्केयर पी एक्स का स्केयर प्लस 4 का स्केयर 25 एक्स स्केयर प्लस 16 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स के। तो अभी जनाब मेरे पास आ जाएगा 9 एक्स के, और इसके ऊपर मैं अंडर रूट ले लूँगा तो ये 3 आ जाएगा एक्स। तो यहाँ से अब देखो जो मुझे प्रॉपर में आंसर इंफॉर्मेशन मिली है वो मिली है, जो ओ एम का फासला है वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब मैं जो सी है ना, सबसे पहले मैं इस ओ को ए से मिला दूंगा। जब मैं ओ को ए से मिलाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी अगेन मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई है। तो अब मैं इसको ले लूंगा, नाउ टेक राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन ए। ठीक है, अब इसकी जब मैं शेप ड्रा करूंगा, अब देखो ओ एन तो मैंने मालूम करने हैं इसलिए मैं एक्स लिख दूंगा, और ये जो फासला है ये मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, इसका मुझे पता करना है। अब देखो जरा ये फासला कितना होगा, ये तो 3 आ गया। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि वो बनाता हूँ उसी तरह जैसे ऊपर बनी हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए।
ठीक है। तो वो शेप जो उनसी है वो कुछ इस तरह बनेगी। ये अब ये मेरे पास x आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसका मुझे पता करना है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। ये जो लाइन है ये सेंटर से स्टार्ट होती है और ए सर्कमफ्रेंस की तरफ जाती है, यानी बाय डेफिनेशन ये एक रेडियस है। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अभी जब ऊपर मैं आपको रेडियस की डेफिनेशन बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि रेडियस की लेंथ हर तरफ इक्वल रहती है, तो इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये जो लेंथ है ये कितने की आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर की। अब इससे फिर मैं अपनी सारी चीज़ें मालूम करूँगा। तो मैं पहले फार्मूला लिख लूँ। मेरे पास आ जाएगा h 5 p मुझे मालूम करना है और बेस 3 आ जाएगी। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 5 का स्केयर, x का स्केयर और 3 का स्केयर। 25 x स्केयर प्लस 9, 25 माइनस 9 x होल स्केयर, 16 x स्केयर। अब मैं अंडर रूट ले दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो अब इस 4 से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज़रा? अब देखो, ये ऑप्शन इन्फॉर्मेशन मुझे मिली कि जो ओ एन की वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी कितनी? 4 सेंटीमीटर। अब हम अपनी ऊपर शेप की तरफ ज़रा दोबारा जाते हैं। तो अब दो पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस कौन सा है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी एन एम का डिस्टेंस। तो एम एन का डिस्टेंस असल में इस ओ की वजह से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ है, एक ओ एन प्लस ओ एम। तो अगर हमारे पास ओ एन और ओ एम का डिस्टेंस आ गया है तो फिर ज़ाहिर है फिर हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो ये मेरे पास किसका डिस्टेंस आ गया? ओ एन का। और ये मेरे पास देखो किसका डिस्टेंस आ गया? ओ एन का। अब मैं इसको लिख देता हूँ कि मेरे पास एम एन का जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा ओ एन प्लस ओ एम विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। तो मैं अपना प्रॉपर आंसर लिखूंगा। द डिस्टेंस between two parallel chord is 7 सेंटीमीटर। सो ये अब मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट जनाब क्वेश्चन नंबर 23। illustrate the chord segment sector diameter of a circle with diagram। सो हमें डायग्राम्स के जरिए इनको मेंशन करना है। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो मैं बहुत बड़ा सर्कल ड्रा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो अंदाजे से मैंने ये सेंटर कंसीडर कर लिया। सबसे पहले कॉर्ड, सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट और इनको हम आपस में मिला देंगे। तो जनाब ये मेरे पास एक कॉर्ड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट। तो कॉर्ड और आर के दरमियान जो सा वो सेगमेंट होता है, तो ये मेरे पास सेगमेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर, 2 रेडियस और एक आर्क के दरमियान वाला जो एरिया है वो मेरे पास सेक्टर आ गया। नेक्स्ट डायमीटर, तो डायमीटर जनाब ये मेरे पास डायमीटर आ गया। ये अब मेरे पास मैंने सारी चीज़ें जो उनसे जितनी भी उसने पूछी हुई थी वो मेंशन कर दी। तो पेपर में आपको बेटा डेफिनेशन के बजाय कुछ इस तरह भी चीज़ें जो उनसे है वो पूछी जा सकती हैं। तो सो आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, उसकी शेप का भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? कंसीडर 3 नॉन लीनियर पॉइंट एंड देन लोकेट इट्स सेंटर। ओके जी, तो हमें उसका सेंटर मालूम करना है। ये बेसिकली ज्योमेट्री वर्क है। तो ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए, आप लेड पेंसिल से ले सकते हो।
ठीक है। अब स्टेप 1 के अंदर मैं साथ साथ लिखता ना जाऊं, चलो मैं सामने इधर लिखता जाता हूँ। तो स्टेप 1, ज्वाइन दीज पॉइंट, ठीक है। तो ये इसको मैं ए का नाम, इसको मैं बी का नाम, इसको मैं सी का नाम दे देता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ये इसको मिलाया मैंने और ये मैंने इसको मिला दिया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, ड्रा देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल और ये आगे मैंने बाइसेक्टर लिख दिया, ठीक है। ड्रा देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, अब आपने कंपास अपना पकड़ लेना है, कंपास की नोक आपने इस जगह पे रखनी है, एक इधर आर्क लगानी है और एक इधर आर्क लगानी है। इसी तरह फिर आप बी पे पर रखोगे कंपास की नोक इस पॉइंट बी के ऊपर, फिर एक आर्क इधर लगाओगे और एक आर्क इधर लगाओगे, और जब आप इसको मिला दोगे तो ये जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, जो कि मैंने अंदाज अच्छा, जो कि मैंने अंदाजे से लगाया था और मुझे लगता है वो गलत लग गया, ठीक है। तो मैंने तरीका, अब उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, तो आप इसी तरह करना, मगर मैं अंदाजे से पे इसकी लाइन लगा के, ये देखो अंदाजे से फिर मैंने ये लगा दिया। अब इधर भी आप ऐसे ही करोगे, पहले सी पे अपनी कंपास की नोक रखोगे, ऊपर और नीचे दो आर्क लगाओगे, और बी पे रखोगे, वो दोनों आपस में कट होंगी, और कट होने से फिर आप एक लाइन आपको लगाएंगे। अब ये जो दोनों लाइनें हैं जिस पॉइंट पे ये कट हो रही होंगी, ये एक ओ पॉइंट होगा, और यही जो इन 3 पॉइंट से मिलने वाला सर्कल है वो उसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। अब आप अपनी कंपास की नोक यहाँ पे रखोगे, ए पे रख के इस तरह अपना एक सर्कल ड्रा कर देना। तो ये काम अब हमने करना है, मैं वर्बली बोल देता हूँ। स्टेप 1, हमारे 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं और उनको आपस में लाइन सेगमेंट के सूरत में मिला देना है। स्टेप 2, वहाँ पे हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट मिले, जो हमारे पास आएंगी उसमें से एक ए बी और दूसरी बी सी होगी, उन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। ये मैं 9th क्लास ज्योमेट्री के अंदर आपको करवा चुका हूँ। स्टेप 3, जहां पे भी दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे होंगे, दोनों इकट्ठे मिल रहे होंगे, एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को ओ का नाम देना है और यही हमारा सेंटर होगा। तो ये अब आप ज्योमेट्री के जरिए करना और इसके पिक्स जो सी है मुझे सेंड करना। यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आप इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से पढ़ना। 2 दिन मैं आपको इनके लिए दूंगा, ठीक है, अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करना। फिर चूंकि मैं थ्योरम्स पे जाऊंगा तो वहाँ पे इन डेफिनेशंस की बहुत हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए अच्छे तरीके से इसको याद करना। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़ बच्चों।